दर्शकों नमस्कार। आप सभी मंगल में रहे, आप सबके घर में खुशहाली हो, ऐसा दूरदर्शन परिवार ईश्वर से कामना करता है। आप देख रहे हैं अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में हम बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर आते हैं, कृषि के विषयों को लेकर आते हैं। आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश को यूं तो फल राज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रदेश के बागवान किसान वर्षों से सब्जियों का उत्पादन भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आज इस चर्चा में हम जानेंगे कि सब्जियों की उन्नत व स्वस्थ पौध उत्पादन तकनीक क्या रहती है, कैसे हम नर्सरी का उत्पादन कर सकते हैं, कौन सी विशेष सावधानियां हम लोगों को रखनी चाहिए। ये सारी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सब्जी विज्ञान विभाग, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रीना कुमारी। डॉक्टर रीना, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपके कार्यक्रम को देख रहे प्रदेश के सभी किसान भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार व होली के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर रीना, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं। हम ये समझते हैं कि आपके जो मार्गदर्शन है वो हमारे बागवानों के लिए, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चर्चा को शुरू इसी बात से करते हैं कि सब्जी की जो नर्सरी है वो वास्तव में है क्या, और सब्जी उत्पादन में नर्सरी का क्या महत्व है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि सब्जी की जो पौधशाला है वो एक ऐसा स्थान है जहां पर कि सब्जियों की पौध तैयार की जाती है। मुख्यतः सब्जियों की पौध जो है वो बीजों के द्वारा तैयार की जाती है, पर कुछ सब्जियां जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जिसमें परवल वगैरह हो गया, ये जो है आपकी पौधे के अन्य भाग जैसे कटिंग से तैयार की जाती है। तो जैसे सर मैं आपको और बताना चाहती हूँ आपके कार्यक्रम से माध्यम से बाकी किसान भाइयों को कि हमारा प्रदेश जो है फल राज्य के साथ साथ अब सब्जी राज्य के रूप में भी उभर कर आ रहा है। तो मैं बता दूं सर कि यहाँ की जो जलवायु और जो मिट्टी है इस तरीके की है कि हम जो है यहाँ पर साल भर जो है सब्जियों की खेती कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के, जैसे सोलन जिला का चाइल एरिया, सिरमौर का राजगढ़ एरिया हो गया, आपका मंडी की जंजैहली वैली होगी, साथ में ही आपका कुल्लू का बंजार, नगवाई, बजौरा इलाका ऐसा है सर जो कि बेमौसमी सब्जियां जो है देश के मैदानी इलाकों को उपलब्ध करवाता है। तो ये जो आपकी बेमौसमी सब्जियां हैं सर, ये जो देश भर के लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है, खासकर इसके स्वाद के कारण। तो मैं आपको बता सकती हूँ सर दावे के साथ कि सब्जी उत्पादन ना केवल एक आय का साधन है, बल्कि ये हमें एक संतुलित व पोषण युक्त आहार भी प्रदान करता है। सब्जी उत्पादन आय का ही साधन नहीं है, ये हमारे शरीर को भी ठीक रखता है। आपने बहुत बढ़िया बात कही। डॉक्टर रीना, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो नर्सरी में जिनकी पौध तैयार होती है। बहुत सी सब्जियां तो ऐसी भी है जो बिना नर्सरी के भी उगाई जाती है, लेकिन वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो नर्सरी से उत्पादित की जाती है? जी सर, हमारी बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि नर्सरी में उगाई जाती है। अगर मैं बात करूं आपकी, जैसे टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, आपकी जो तीखी मिर्च है, बैंगन है, फिर आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियों में खीरा इत्यादि हो गया, और आपकी जो गोभी वर्गीय सब्जियां जैसे आपकी फूल गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, आपका ब्रोकली जिसको कि हरी गोभी के नाम से भी जाना जाता है, साथ में आपकी गांठ गोभी होगी। तो ये सब सब्जियां जो है सर आपकी, अगर इनको किसान भाई पौध उगाकर जो है मुख्य खेत में लगाते हैं तो डेफिनेटली उनको जो है मुनाफा जो है वो इससे काफ़ी अधिक मिलता है। बहुत से प्रदेश के ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो नर्सरी का उत्पादन करते हैं। जी। वो आपसे जानना चाहते हैं कि नर्सरी में पौध लगाते वक्त किन विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो किसानों को कर लेनी चाहिए? जी सर, किसान भाई पौध आज से नहीं लगा रहे, काफ़ी लंबे समय से जो किसान खेती कर रहे हैं वो पौध लगाना जानते हैं, बट कुछ ऐसे बिंदु हैं अगर वो अपने दिमाग में रखते हैं तो उनको जो है मुनाफा अधिक मिलने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो है किसान भाइयों, आपको जो पौध लगाने से पहले जो है ऐसी भूमि का चयन करना है जहाँ पर कि आपके पानी का ठहराव ना होता हो, आपकी जो है जल की निकासी अच्छी होनी चाहिए। आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पर कि वो आवारा पशु जो है उसको नुकसान ना पहुँचा सके, आपके घर के नज़दीक हो सर, उसमें छाया वगैरह ना पड़ती हो, ना किसी मकान की छाया के नीचे आता हो, ना किसी बड़े पेड़ की छाया उस पर गिरती हो, साथ ही वो पानी के स्रोत के पास होना चाहिए ताकि उसके जो है देख रेख आप प्रॉपर तरीके से कर सके। और इसके अतिरिक्त जो है वो आपको जो है उसको जैविक पदार्थ ऐसी जगह पे अपनी जो है पौध लगानी है जो कि जैविक पदार्थों से भरपूर मात्रा में जिसमें पाए जाते हों। अच्छी सब्जी उत्पादन की अपेक्षा हमारे किसान तभी कर सकते हैं
यदि नर्सरी में उनकी पौध सशक्त होगी और बीमारियों से मुक्त रहेगी, तो मिट्टी में बहुत से ऐसे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु पाए जाते हैं जो पौध को बहुत हानि पहुंचाते हैं। नर्सरी लगाने से पूर्व निर्जीवीकरण मृदा का कैसे किया जाता है? जी सर, भूमि को पहले तो है कि किसानों को अच्छी तरीके से अपनी भूमि की जो है जुताई कर लेनी चाहिए, चाहे वो फावड़े की मदद से कर सकते हैं या फिर हल की मदद से है। अच्छी तरीके से जुताई करने से सर ऐसा रहेगा कि बहुत सारे खरपतवार हैं, उनकी जड़ें जो है, पुराने जो खरपतवार है, जड़ें हो सकती है। अगर वो थोड़ी गहरी जुताई करेंगे तो उन खरपतवारों से या फिर कुछ बीमारी फैलाने वाले जीवाणु जो उनके अवशेष मिट्टी में रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो मैं किसान भाइयों आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी मिट्टी जो है भारी है तो उसमें जो है आप जो है प्रति वर्ग मीटर में 2 से 4 किलोग्राम जो है आप रेत मिला सकते हैं, ताकि जो है मिट्टी का टेक्सचर जो है आपका अच्छा हो सके। मिट्टी तैयार करने के बाद उसका जो निर्जीवीकरण करना जो है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपकी मृदा जनित होती हैं। तो किसान भाई जो है 3 विधियां अपनाकर जो है अपनी मृदा का जो है वो निर्जीवीकरण कर सकता है। मैं एक एक करके आपको बताना चाहती हूँ किसान भाइयों की। पहला जो विधि है आपकी वो है सौर ऊर्जा के द्वारा, जो कि आपका फ्री का है। आप भगवान सूर्य की रोशनी का उपयोग करके भी अपनी मृदा को जो है वो रोग रहित कर सकते हैं। इसमें सर कुछ नहीं करना है, सिर्फ किसान भाइयों आपको खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी है। जुताई करने के बाद उसको अच्छे से पानी से सिंचित कर लीजिए। आपको प्लास्टिक की शीट लेके जो है उसको ढक देना है। जैसे ही सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी तो अंदर तापमान बढ़ेगा, और उस तापमान के बढ़ने से जो रोग फैलाने वाले कीटाणु विषाणु जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये तो हुई आपकी कि सौर ऊर्जा के द्वारा आप कैसे जो है अपनी मिट्टी का जो है वो निर्जीवीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई जो हैं रसायन विधि के द्वारा भी जो है अपनी मिट्टी का जो है निर्जीवीकरण कर सकते हैं। अगर मैं रसायन की बात करूं सर, तो दुकानों में जो है फॉर्मेल्डिहाइड नामक का एक केमिकल आता है। किसान जो है सेम जो पहली विधि से सौर ऊर्जा की विधि से अपने खेत की अच्छे से जो है जुताई करेंगे। उसके बाद जो है फॉर्मेल्डिहाइड जो एक केमिकल है, 1 भाग जो है आप फॉर्मेल्डिहाइड का लेंगे और 7 भाग या 10 भाग जो आप पानी का लेंगे। उसमें मिला के जो है अच्छे से अपने खेत की जो है 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई तक जो उसको अच्छे से सिंचित कर लेंगे। उसके उपरांत सर उसको वैसे ही आप प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट शीट्स आती है जो कि 25 से 50 माइक्रोन की थिकनेस की होती है, उससे जो है आप उसको ढक देंगे। अब होगा कि जैसे सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी तो उससे जो है जो आपने फॉर्मेल्डिहाइड से सिंचित किया है उससे फॉर्मेलिन नामक की एक गैस निकलती है। तो उस गैस की जो फ्यूम्स निकलेंगी तो उस फ्यूम से जो है जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु जीवाणु जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको 7 दिन तक जो है वो शीट हटानी नहीं है। जैसे ही आप 7 दिन हो जाते हैं आपके जो है वो आपकी मिट्टी जो है वो रोग रहित हो जाएगी। फिर जो है आप उसको शीट को हटा दीजिए। पर आपको जो बिजाई करनी है किसान भाइयों, ये ध्यान देने वाली बात है कि कम से कम जो है आपको 15 दिन और इंतज़ार करना है। फिर से उसको जो है एक बार जो है जुताई कर लेनी है, उसको जो है ऊपर नीचे मिट्टी को कर लेना है, ताकि जो गैस है उसकी फॉर्मेलिन की जो है वो वहाँ से निकल जाए, और 15 दिन के बाद जो आप अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। एक और विधि है तीसरी, मैं बता दूं आपको कि वो है आपकी जैविक विधि। जैसे आपके ट्राइकोडर्मा एक फंफूद है सर, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं अपनी जो भूमि को जो है रोगाणु रहित करने के लिए, क्योंकि ये जो है आपकी मित्र फंफूद है, तो जो बीमारी फैलाने वाली फंफूद को ये जो है वो नष्ट करती है। तो किसान भाई इन तीनों में से कोई भी जो है एक विधि अपनाकर जो है अपनी मिट्टी को जो है वो रोगाणु रहित जो है कर सकती है। बहुत बढ़िया विश्लेषण आपने तीनों विधियों का किया, और इन बातों के तरफ यदि हमारे किसान बागवान गौर करेंगे तो वो एक सशक्त पौध प्राप्त कर सकते हैं। आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं, पारंपरिक तरीके से वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर नर्सरी उत्पादन कैसे सफलतापूर्वक किसान बागवान कर सकते हैं? जी सर, जैसे आपने पहले भूमि की तैयारी कर ली, अब जो आपका अगला जो स्टेप रहेगा किसान भाइयों का रहता है वो है नर्सरी बेड की तैयारी करना, कि नर्सरी बेड का साइज़ कैसा होना चाहिए, उसका जो लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और जो है हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सर लंबाई तो किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा या कम कर सकते हैं। जनरली जो है हम रिकमेंड करते हैं कि जो है 3 मीटर का जो है बेड लगाना चाहिए लंबाई में, और उसकी जो चौड़ाई है कम से जो है आपको 1 मीटर के करीब रखनी है। 1 मीटर सर इसलिए रखनी है, अगर बहुत चौड़ा बेड अगर किसान भाई रख देते हैं तो उनको जो है उसमें खरपतवार नियंत्रण निकालने के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए जो है थोड़ी दिक्कत रहती है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि वो अपने बेड की चौड़ाई जो वो 1 मीटर से ज़्यादा ना रखें, और साथ ही साथ उनको जो है अपने बेड जो हैं कम से कम 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊपर उठे हुए होने चाहिए। ज़मीन से ऊपर उठे हुए इसलिए होने चाहिए क्योंकि बारिश के मौसम में, ताकि उसमें पानी ठहराव ना हो।
तो इस तरीके से वो अपने बेड की तैयारी कर लेंगे। बेड की तैयारी बनाने के बाद जो है उसमें जो है आपको गली सड़ी गोबर की खाद डालनी है। आपको किसान भाइयों ध्यान रखने वाली बात यह है कि कच्चा गोबर जो है कभी भी खेत में नहीं डालना है। आप सभी को पता है जैसे कि कच्चा गोबर डालने से कटुआ कीड़ा जो है वो आपके खेत में आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी गोबर की खाद डालें वो गली सड़ी होनी चाहिए। तो जो बेड का साइज़ सर मैंने आपको बताया है उसमें कम से कम 20 से 25 किलोग्राम जो है आपको गली सड़ी गोबर की खाद जो है मिला लेनी है। उसके उपरांत जो है आप 200 ग्राम 100 से 200 ग्राम उसमें SSP मिला सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट या इफ़को की खाद मिला सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाई जो है 15 से 20 ग्राम कोई भी फंफूदनाशक उसमें मिला ले, या फिर 15 से 20 ग्राम कोई भी आपका जो है कीटनाशक जैसे क्लोरपाइरीफॉस हो गया जो है अपनी मृदा में जो है आपको मिला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो अपना मिट्टी को तैयार कर लेंगे, जो आने वाली बीमारियों हैं उनसे जो है वो बचाव कर सकते हैं। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज हम महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। विषय है सब्जियों की उन्नत व स्वस्थ पौध उत्पादन तकनीक कौन सी रहती है, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर रीना का कहना है कि यदि आपकी पौध सशक्त होगी तो आने वाले समय में उसमें बीमारियां लगने के बहुत कम चांस रहते हैं। आपको अंधाधुंध स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता और आपको लाभ भी बहुत अच्छा रहता है। वैज्ञानिक तरीके से अगर आप पौध उत्पादन करते हैं तो हमारे जो किसान बागवान है वो बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। डॉक्टर रीना, हमने सुना है कि आप लोग जो साइंसदान है, जो वैज्ञानिक लोग हैं, अब बिना मिट्टी के भी पौध को तैयार कर रहे हैं। वो कौन सी विधि है? प्लग ट्रे या पोट ट्रे, ये कैसी विधि है? कितने दिनों में ये पौधे को तैयार कर सकती है? जी सर, बहुत ही सही क्वेश्चन आपने पूछा है, पर इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो पारंपरिक विधि से जो किसान भाई पौध उत्पादन करते हैं वो हमेशा जो है उनको छंटा विधि का उपयोग जो ना करें बीज डालने के लिए। बीज जो है उनको हमेशा पंक्तियों में डालना है। हाँ जी, और पंक्तियों में कम से कम कोशिश करें कि 5 से 10 सेंटीमीटर की जो है दूरी रखें दो पंक्तियों के बीच में। और बीज को भी है बहुत घनी बिजाई नहीं करनी है, कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है उनको बीज डालना चाहिए। ठीक है, बीज डालने के बाद जो है उनको जो है उसको बीज को ढक देना है। और ध्यान रहे कि जो आप बीज उपयोग कर रहे हैं सर वो जो है आपका उपचारित होना चाहिए। वैसे तो मार्केट में से जो किसान भाई बीज खरीदते हैं वो उपचारित ही होता है, बट अगर बीज उपचारित नहीं है तो वो अपने आप से भी उपचारित कर सकते हैं किसी भी फंफूदनाशक को लेके। जैसे कैप्टान हो गया, आपका थीरम हो गया, तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है किसान भाई अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। और कुछ किसान भाई जैसे आजकल प्राकृतिक खेती को जो है फॉलो कर रहे हैं तो वो बीजा अमृत से भी अपने जो है बीज को जो है उपचारित कर सकते हैं। बीज डाल दिया आपने, उसके बाद उसको जो है ढकना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है आप उसको मिट्टी से केवल अकेले मिट्टी से नहीं ढकना है, साथ में आप उसमें गोबर की खाद मिला लीजिए, थोड़ा सा केंचुआ खाद मिला लीजिए। तो इन तीनों के मिश्रण से जो है आपको जो है अपनी जो आपने सीड बीज जहाँ पे डाला है पंक्ति में उससे ढकना चाहिए। अगर किसान भाई मिट्टी का ही उपयोग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी चिकनी होती है, तो पानी जैसे ही आप देंगे तो उसकी एक मोटी परत बन जाती है और बीज जो है अच्छे से अंकुरण नहीं कर पाता है। तो इसलिए सिफारिश की जाती है कि साथ में वो अपनी केंचुआ खाद मिला ले या फिर जो है गोबर की खाद मिलाकर जो है वो अपनी बीज को ढकें। और इसके उपरांत जो है सिंचाई करनी है किसान भाइयों को, वो भी जो आपका जो वाटर कैन होता है उसकी मदद से, जो हजारे की है फवारे उसकी मदद से जो है उसको सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाई अगर जल्दी पौध उत्पादन कर रहे हैं, जैसे जनवरी या फरवरी के महीने में अगर पौध लगा रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट की शीट्स आती हैं प्लास्टिक की, तो उससे जो है अपनी जो जैसे आपने बीज लगा दिया उसमें मिट्टी डाल दी तो उसके बाद उसको ट्रांसपेरेंट शीट से ढक सकते हैं। ट्रांसपेरेंट शीट ढकने से सर क्या होगा कि जो उसके अंदर जो है तापमान जो है दिन के समय जब तापमान अधिक होगा तो आपकी शीट के अंदर जो है तापमान जो है संचय हो जाएगा, तो रात के समय जो है बीज उसका उपयोग करके जो है बीज का जमाव जो है आपका जल्दी होगा अगर आप उसको नहीं ढकते हैं। तो इस तरीके से जब तक आपका बीज नहीं उगता है आप उसको जो है ट्रांसपेरेंट शीट से ढके रखिए। जैसे ही आपको उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि अब जो है आपका बीज जम गया है तो आप उस ट्रांसपेरेंट शीट को जो है वो हटा सकते हैं। हटाने के बाद जो है जैसे ही पौधा आपकी बड़ी हो जाती है, आपको फिर लग रहा है कि रात को जो है मौसम तापमान आपका ठंडा हो रहा है या पाले पड़ने की संभावना हो रही है, तब जो आप जो बांस की जो डंडे लेके उस पर जो है प्लास्टिक की शीट चढ़ा के फ्रेम जैसे बना सकते हैं। दिन के समय उन फ्रेम को आप हटा सकते हैं और शाम के समय जो है आप उन फ्रेम को फिर से जो है अपनी नर्सरी बेड के ऊपर जो है वो रख सकते हैं। इस तरीके से आप जाड़े के मौसम में भी
सर्दी के मौसम में भी अपनी पौध का जो है आप अपना बचाव कर सकते हैं। जी, तो इस तरीके से जो है आप अपनी पौध को जो जैसे ही वो 10 से 15 सेंटीमीटर की जब हो जाती है, उसमें 4 से 5 अच्छे पत्ते आ जाते हैं, तब वो जो है प्रत्यारोपण के लिए जो है तैयार हो जाती है। पर प्रत्यारोपण से पहले किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो ऐसा नहीं कि वो इस बात पे जाएं कि जी हमारी पौध 27 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, बट उसको साथ में ये भी देखना है उनको कि जो पौध की जो है लंबाई कितनी है, वो हेल्दी होनी चाहिए और साथ में उसमें एक पत्तों का जो नंबर है वो अच्छा होना चाहिए। जी हाँ जी। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो उस पे आते हैं कि कैसे जो प्लग ट्रे प्रो ट्रेस में जो है पौध जो उगा सकते हैं। ये सर ऐसा नहीं कि कोई नई तकनीक है, बहुत सारे किसान जो हैं इस तकनीक का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है एक मृदा रहित, जिसमें हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें जो है आपका कोकोपीट हो गया, वर्मीकुलाइट हो गया, परलाइट हो गया, ये सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं बहुत सारी वेबसाइट पे, या फिर किसान भाई जो है, जो दुकानदार होते हैं, जो एग्रीकल्चर शॉपकीपर होते हैं, उनसे जो है ये तीनों मीडिया खरीद सकते हैं। फिर इन तीनों मीडिया को जो है, जो प्लग ट्रेज होती है, ये प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं, ये खानेदार ट्रेज होती हैं, इनमें खाने बने होते हैं। अब होता क्या है सर कि बहुत सारी बीमारियाँ जो है आपकी मृदा जनित होती हैं, तो उन बीमारियों से निजात पाने के लिए जो है आपका बीज जो है किसान भाई वो बहुत कॉस्टली होता है, हाइब्रिड बीज यूज़ करते हैं आजकल, जो कि जिसकी कॉस्ट की बहुत ज़्यादा होती है। तो बीज का जो है आपका सही उपयोग हो आपका जो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी प्लग ट्रे प्रो ट्रेस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक खाने में एक ही आपका जो है वो बीज जाएगा, तो आपके जो बीज को भी सब बीजों को एक समान जगह मिलेगी उसको उगने के लिए भी, ठीक है ना, खरपतवार भी बहुत नहीं आता है उसमें। तो इस तरीके से जो है वो तीनों चीज़ों को मिला के 3:1:1 में जो आपका कोकोपीट है, परलाइट है और वर्मीकुलाइट है, उसको मिला के जो है आप अपनी जो प्लास्टिक की ट्रेज है उनको भर देंगे। उसको भरने के बाद जो है आप अपनी उंगली से आधा सेंटीमीटर नीचे गहराई तक करेंगे, उसमें बीज डाल देंगे, फिर उस पर जो है एक वर्मीकुलाइट आता है, उसकी जो है लेयर जो है फिर से बिछा देंगे, उसमें सिंचाई करेंगे, तो फिर से जो है आपकी पौध जो है वो स्वस्थ पौध जो है उससे आप उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर रीना, आपने बताया कि प्लग ट्रे में भी सफलतापूर्वक हमारे किसान बागवान पौध को तैयार कर सकते हैं। कितने दिन लग जाते हैं एक पौधे को तैयार होने के लिए प्लग ट्रे में, और जब प्लग ट्रे में पौधा बिल्कुल तैयार हो गया, आपने जैसे बताया कि उसमें अच्छे पत्तों की संख्या भी आनी चाहिए, कितने दिनों बाद उस पौधे को प्रत्यारोपित खेतों में किया जा सकता है? जी सर, इनको जो अगर आपके पास पॉली हाउस की सुविधा है, तो आपने जैसे ही ट्रेज में अगर आपने अपनी नर्सरी रोपित कर दी है, उसके बाद जो है आप उसको मिस्ट चैम्बर या फिर पॉली हाउस में जो है आप उसको रख सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जनरली 25 से 30 दिन में जो है आपकी पौध जो है वो तैयार हो जाती है। फिर जो है जैसे 4-5 पत्ते उसमें आते हैं, या 15 से 20 सेंटीमीटर अगर उसकी हाइट हो, तो वो प्रत्यारोपण के लिए जो है वो आपकी पौध तैयार हो जाती है। पर बीज लेते टाइम जो है किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि बीज जो है आप विश्वसनीय स्रोत से ही लें, कि ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप अपना बीज खरीद लें। हमारे हिमाचल प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं, एक है आपका कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और एक है आपका नौनी विश्वविद्यालय, जो कि आपके सब्जियों का बीज का जो है उत्पादन कर रहा है। तो किसान भाइयों से सिफारिश की जाती है कि वो वहाँ से भी अपना बीज खरीद सकते हैं, या फिर किसी आपके जो एग्रीकल्चर विभाग हैं या फिर किसी प्रमाणित दुकान से ही जो है अपना बीज जो है वो खरीदें, क्योंकि सर बीज पे ही जो है आपका जो उपज निर्भर करती है। अगर आपका बीज स्वस्थ रहेगा तो आपकी जो है किसान भाई जो है उससे उत्पादन भी जो है वो अच्छा ले सकते हैं। बीज पर ही हमारा उत्पादन सबल रहता है। यदि बीज अच्छा नहीं होगा, गुणवत्ता युक्त नहीं होगा, तो आपकी पौध भी अच्छी नहीं होगी और उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। ये कहना है डॉक्टर रीना का। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब नर्सरी में पौधा तैयार हो गया और उसको अब प्रत्यारोपित करना है अपने खेतों में, उसके लिए दिन का कौन सा समय अच्छा रहता है? क्या उसको सुबह प्रत्यारोपित करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, या शाम के वक्त करना चाहिए? कौन सा उपयुक्त समय रहता है? जी, आप वैसे किसी भी समय में जो है प्रत्यारोपण कर सकते हैं, बट जो है जो शाम का समय है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है आपकी जो पौध को जो है प्रत्यारोपित करने के लिए मुख्य खेत में, ताकि जो रात का जो ठंडा वातावरण होगा, ठंडा तापमान होगा, उसमें जो है पौधा जो है अपने आप को जो है अच्छे से स्थापित कर सकता है आपके मुख्य खेत में। जो आपने बताया कि प्रत्यारोपित जब आप पौधे को करेंगे अपने खेतों में, उससे पूर्व भी कोई किसान बागवानों को सावधानियां रखनी चाहिए,
खेत की तैयारी कैसे रहनी चाहिए और कितना समय, कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसान उन पौधों को रात को निकाल देते हैं और सुबह फिर प्रत्यारोपित करते हैं, क्या ये सही है? उसकी तैयारी, खेत की तैयारी और प्रत्यारोपण से पूर्व कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? जी, नर्सरी उगाने का ही ये एक महत्वपूर्ण फ़ायदा है सर, कि आपको जो है जिस साइड बाई साइड किसान भाई जो है नर्सरी भी उगा लेता है और उसको जो है समय भी मिल जाता है अपने मुख्य खेत की तैयारी करने के लिए। और नर्सरी जब आपको प्रत्यारोपित करनी है तो आपको जो है, जो आप प्लग ट्रेज, प्रो ट्रेज का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो इनका एक सर फ़ायदा होता है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही उससे निकालिए, बाकी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाने बने होते हैं। अगर आपको 10 पौधे चाहिए तो आप 10 पौधे निकाल लीजिए, आपको 20 चाहिए तो 20 निकाल लीजिए। पर जो दूसरे आप अगर पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं तो किसान भाई कई बार ज़्यादा गलती से ज़्यादा पौधे भी निकाल लेते हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कितना क्षेत्रफल है जिसमें हमें जो है रोपाई करनी है, या फिर किसान भाई जो है विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से भी पूछ सकते हैं कि जी हमने इतने क्षेत्रफल में जो है किसी भी वेजिटेबल की जो है रोपाई करनी है, तो हमारी पौध का नंबर कितना रहेगा। तो इस तरीके से जब पौध भी लगाते हैं तब भी किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि मेरा पास इतना एरिया है और मुझे इतने एरिया में जो है पौध लगानी है, तो उसी हिसाब से जो है उनको बीज जो है वो नर्सरी में डालना चाहिए। और साथ ही जो है नर्सरी जब तैयार हो जाए तब भी उसके ही अनुपात में जो है अपना बीज निकालना चाहिए, कि उतने ही पौधे निकालें जितने की उनको ज़रूरत है। और पौध निकालने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उसको जो है अगर पारंपरिक तरीके से निकाल रहे हैं तो उसके साथ में जो है मिट्टी लगी होनी चाहिए, जड़ें जो हैं उसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर जड़ें डिस्टर्ब होगी तो पौधे को जो है वो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी कि अपने आप को पुनः स्थापित करने में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे नर्सरी उगाते हैं तो उसका एक फ़ायदा भी और भी रहता है कि जैसे गैप फिलिंग करने के लिए होता क्या है कि जब आप प्रत्यारोपित करते हैं तो हो सकता है कि कुछ पौधे जो है आपके मुख्य खेत में अपने आप को रोपित ना कर पाए, अपने सफलतापूर्वक ना स्थापित हो पाएँ। तो नर्सरी उगाने का किसान भाइयों को एक फ़ायदा ये भी रहता है कि वो जो है मुख्य जो उनके पास नर्सरी उपलब्ध होती है वो किसी भी समय जो है वहाँ से पौध निकाल सकते हैं, अगर उन्होंने नर्सरी उगाई है। अगर वो डायरेक्ट विधि से लगाते हैं तब वो सुविधा उनके पास नहीं रहती है, तो उनको फिर से वहाँ पे बीज से रोपाई करनी पड़ती है। तो जो हम कहते हैं कि एक समान आपकी जो है उपज नहीं आएगी, आपको जो है बीच में एक पौधा ऐसा हो जाएगा जो बाद में जो है आपका लगेगा, तो उसकी जो तुड़ाई भी है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको बाद में करनी पड़ेगी। तो इसलिए किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है कि कितना क्षेत्रफल लगाना है, और जो है अगर पौध निकाल ली है ज़्यादा तो साथ में मिट्टी लगी होनी चाहिए, और उसको जो है अगर किसी टोकरी वगैरह में रखते हैं तो उसको जो है ढक लेना है कपड़े से, ताकि उसमें से जो है पानी का जो है लॉसेस ज़्यादा ना हो सके। हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे युवान, बेरोजगार किसान एवं बागवान है जो व्यावसायिक तौर पर भी नर्सरी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत वैज्ञानिक है। आपका क्या मानना है कि जो नर्सरी उत्पादन से जुड़ना चाहते हैं किसान, उनको प्रशिक्षण लेना चाहिए? यदि वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय उनकी कैसे सहायता करता है? जी, आजकल युवा जो है इसको भी एक स्टार्टअप के रूप में कर रहे हैं, बहुत सारे युवा जो कर रहे हैं, और जिनके पास ज़्यादा एरिया नहीं भी है वो लोग भी जो है अपने छोटे से एरिया में जो है नर्सरी उत्पादन कर सकते हैं। जो कि आपके पास सब्जी उगाने के लिए अगर जगह ज़्यादा नहीं है तो आप नर्सरी का जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए सर हमारा विश्वविद्यालय समय समय पर जो है प्रशिक्षण प्रदान करता है युवाओं को भी, और भी बहुत सारी स्कीम्स देता है। जो हमारे कृषि विभाग हैं या हॉर्टिकल्चर विभाग हैं, जैसे सब्सिडी दी जाती है पॉली हाउस लगाने के लिए, शेड नेट हाउस लगाने के लिए, ड्रिप इरीगेशंस के लिए। तो सरकार जो है समय समय पर जो है युवाओं की, लोगों की मदद करे कि आप आगे आओ, आप कुछ नई चीज़ करो, हम जो है आपकी मदद करने के लिए जो है वहाँ हमेशा जो है उपलब्ध हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्रों में भी ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर ट्रेनिंग किसान युवा लेंगे तो जो कुछ लूप होल हैं जिसकी वजह से उत्पादन में कमी उनके आती है, तो वो इन सब बातों से जो है वो रूबरू होकर जो है अपना अच्छा उत्पादन जो है वो ले सकते हैं। आपके कहने का तात्पर्य है कि प्रशिक्षण लेना अति अनिवार्य है। यदि सफलतापूर्वक हमारे किसान बागवान खेतीबाड़ी करना चाहते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में आपके पास बहुत से प्रदेश भर से किसान आते हैं, बागवान आते हैं, उनको आपके द्वारा प्रशिक्षित भी किया जाता है। लेकिन प्रदेश का किसान अब जहां प्रदेश को, हिमाचल को फल राज्य के नाम से जानते थे, वहां अब सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो नए लोग सब्जी उत्पादन से जुड़ना चाहते हैं
उनको आपका क्या संदेश है? क्या सब्जी उत्पादन आज के समय में लाभकारी है हमारे किसान बागवानों के लिए? जी, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी उत्पादन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं कि सब्जियों के बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है। जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में भी बताया कि ये आय का तो साधन है ही है, बट साथ में हमें संतुलित व पौष्टिक आहार भी प्रदान करता है। अगर मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, वो कहता है कि एक इंसान को जो है हेल्दी रहने के लिए जो 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जनसंख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के लिए। तो आप देखिए कि इतनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए जो है सब्जियां उगाना जो है बहुत आवश्यक है। तो मैं किसान भाइयों को उससे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि वो पारंपरिक सब्जियां भी उगाएं, साथ ही साथ में जो आपकी जो विदेशी सब्जियां हैं, जिनकी जो है आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है, खासकर आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, उनमें जो है डिमांड ज़्यादा है। तो आप विदेशी सब्जियों की खेती करके भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है ले सकते हैं। डॉक्टर रीना, आज आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण आपने चर्चा की है। आपका जो संदेश है वो हमारे किसान बागवानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा मानना है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका आभार। जी, धन्यवाद सर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे सब्जियों की उन्नत व स्वस्थ पौध उत्पादन कैसे किसान एवं बागवान कर सकते हैं। डॉक्टर रीना, जो सब्जी विज्ञान विभाग की सह प्राध्यापक है, उन्होंने जानकारी दी और बताया कि प्रदेश के बागवान किसान यदि सब्जी उत्पादन से विशेष तौर पर नर्सरी उत्पादन से जुड़ते हैं तो वो लाभ में रहेंगे। सब्जियां हमारे सेहत को बहुत ठीक रखती है और हिमाचल प्रदेश की माटी में उगी हुई सब्जी की कीमत विदेशों में भी और अन्य प्रदेशों में भी बहुत अच्छी पाई जाती है। बहुत से किसान बागवान सब्जी उत्पादन से जुड़े। प्रदेश का नाम ऊंचा हो, हमारा प्रदेश हरा भरा और किसान बागवान समृद्धशाली बने, ऐसी आशा के साथ आज्ञा दें। नमस्कार।